देखो, आप किसी भी कंपटीशन में आगे जाओगे, अभी जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। सैनिक स्कूल में बच्चे एडमिशन लेते हैं ना, सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में भी एडमिशन होता है, नवोदय विद्यालय में बच्चे फॉर्म भरते हैं, छोटे बच्चे। और ऊपर तो बेटे यूपीएससी से तो ऊपर कुछ है नहीं, अच्छे से बैठो, ऊंट की तरह नहीं। तो किसी भी क्लास में जाओगे आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब पॉलिटी से क्वेश्चन आता है। पॉलिटी पढ़ते हैं ना, 6th क्लास से पॉलिटी पढ़ना है, अब आगे बढ़ते जाइए 12th तक सबको पढ़ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। हिंदी में संविधान कहा जाता है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान होता क्या है, और साथ ही साथ भारत में ये कैसे बना, इंडिया में कैसे बना। जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ चुपचाप, ठीक है। आपको पता है कि हम लोग पहले मुस्लिम लोगों के गुलाम थे, उसके बाद अंग्रेजों के गुलाम हो गए, हुए ना। लेकिन याद रखिएगा, जब हम मुसलमानों के गुलाम नहीं थे और ना मेरे पास मत बैठे रह, रीडिंग कर ले। और जब अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे तो उससे पहले अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सबों का भी शासन था। सुना है ना आप लोगों ने, मौर्य काल सब पढ़ा है आप लोगों को, गुप्ता पीरियड। देखो, पूरे वर्ल्ड में जो पहला आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लिखा गया था, यूएसए में। अमेरिका का नाम तो सुना ना आप लोगों ने, यूएसए। यूएसए में सबसे पहला संविधान लिखा गया। और मैं आपको बताऊं 24 या 26, इसी में से कुछ, 24 ही जहां तक याद है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में 1 से लेके 395 तक आर्टिकल्स होते हैं। कितने? 395। और जबकि अमेरिका में केवल 24 ही है। दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले फ्रांस में बन गया था, लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले यूएसए का था। और इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया से बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं का नहीं। इतना बड़ा भारा सा ग्रंथ जो है वो हम ही लोग का है। इसमें बेटा ऐसा नहीं है ना, छगन हलवाई ने जलेबी बनाई, ऐसा नहीं होता। एक आदमी नहीं बनाते इसको, जहां जगह मिले बैठ जाओ। अब बिल्कुल जैसे गुड़िया ने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है। अब ये जो मैंने 1 से 395 तक लिखा है, इसको कहते हैं आर्टिकल। यहां बैठो, ये सब लाते रहो। 1 से 395 तक जो होता है इसको आर्टिकल्स कहते हैं, और हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। हर आर्टिकल में 1, 2, 3, इवन 395 सब में एक लाइन लिखी होती है, वो एक लॉ होता है, कानून होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश को चलाने वाला कानून या लॉ होता है कि हमारा देश कैसे चलेगा। इंडिया में भी यही होता है, पूरे दुनिया में लगभग जहां भी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र, जिसमें आप लोग वोट दे करके अपने सरकार को, गवर्नमेंट को चुनते, तो ये सारे लॉ होते हैं। मैं धीरे धीरे अभी सबके ऊपर आऊंगा, बताऊंगा आपको जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इंडिया में आज ही मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था घर पर, तो आपको मैं बताऊं कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, संविधान समझना है, तो आपको डेमोक्रेसी भी पता होनी चाहिए। प्रजातंत्र क्या होता है? प्रजातंत्र जैसे आपको पता है ना, पहले राजा का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य को देखा है आपने, अशोक का नाम सुना है, अकबर, जहांगीर, इन सबों का भी नाम सुना है आपने। हाँ, इन सबों को ऐसा होता था क्या, क्या वोट देके चुनते थे? नहीं, वोट देके चुनना नहीं होता था। वो जो फादर होता था उसका बेटा राजा बनता चला जाता था। तो जैसे कि आप लोग को बताया था बेटे, एक होता है मोनार्च, मतलब हिंदी में उसको राजतंत्र कहते हैं, जिसमें राजा होगा, उसका बेटा, वही राजा बनते चले जाते हैं।
और एक होता है डेमोक्रेसी। जी बिल्कुल, प्रजातंत्र। इसका मतलब होता है कि जो वोट जिसको ज्यादा मिलेगा वही सरकार बनेगा। जैसे अपन इंडिया में हमने, और अभी दुनिया में लगभग हर जगह ऐसा होता जा रहा है। बहुत कम ही ऐसे देश हैं जहां डेमोक्रेसी नहीं। तीसरा क्या होता है, वो भी डेमोक्रेसी है, उसके ऊपर बच्चों को हम नहीं लेके जाएंगे। तो अब ये जो डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में, आप जब अभी इतिहास की किताब पढ़ोगे, हिस्ट्री की बुक पढ़ोगे 6th क्लास में, तो आपको जानने को मिलेगा कि पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट जो डेमोक्रेसी थी वो ग्रीस में है, यूनान में, ऐसा माना जाता है, लेकिन ये रॉन्ग है। ग्रीस यूरोप का एक देश है जहां से का राजा अलेक्जेंडर या सिकंदर हुआ करता था, है ना। नाम एथेंस का नाम सुना होगा, जहां ओलंपिक गेम पहले स्टार्ट हुए थे। तो यहां पर माना जाता है कि दुनिया का फर्स्ट डेमोक्रेसी आया था, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि बता रहे बेटे, इसी का तो पैसा नहीं ले रहे आपसे। देखो, आपने महाजनपद के बारे में सुना था ना, आप लोग को पढ़ाया था 6th क्लास में, 16 महाजनपद होते थे। उस 16 महाजनपद में बिहार में जो वैशाली जिला था, वैशाली डिस्ट्रिक्ट, उसका नाम वज्जी था। क्या था? वज्जी। महात्मा बुद्ध, महावीर जैन स्वामी जो थे, महावीर जैन, ये दोनों के दोनों वहीं से थे, वहीं के राजाओं के बेटे थे। और यहीं पर वैशाली या जो वज्जी था, यहीं पर फर्स्ट डेमोक्रेसी पूरी दुनिया का आया था। याद रखिएगा इस बात, दुनिया का फर्स्ट डेमोक्रेसी हमारे भारत में ही बिहार के वैशाली जिले से प्रारंभ हुआ। राजा की बोल रहे हैं, शुद्धोदन। आप या ज्ञात्रिक मान सकते हो, महात्मा बुद्ध के फादर का नाम शुद्धोदन था, ठीक है ना। और वो भी वज्जी जो एक ग्रुप था, डेमोक्रेटिक ग्रुप था, मतलब कि गणतांत्रिक राज था, इसमें से एक राजा था। आपको बताया था ना वज्जी के बारे में, ठीक है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कस कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे। तो भारत में बहुत सारे राजा आते गए, ये काम चलता गया। उसके बाद मुस्लिम लोग आए, वो भी खत्म हुए, फिर अंग्रेज आए। और जब अंग्रेज आए तो हम लोग ज्यादा एजुकेटेड हो चुके थे, पढ़े लिखे थे, समझदार हो गए थे। पूरी दुनिया में हर जगह आजादी मिल चुकी थी और सब लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, डेमोक्रेसी आ गई थी, ठीक है। अच्छे से बैठो। तो इंडिया में भी डिमांड होने लगी, डिमांड फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूशन, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड हुई। कहा गया कि भाई यहां पर इंडिया में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है, मैं आपको कुछ बताता हूं। 1922 में, आपको पता है ना, हम लोग 1947 में आजाद हुए थे। तो आजादी से पहले 1922 में महात्मा गांधी एक मैगजीन लिखते थे, उसका नाम था हरिजन। उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या डिमांड रखी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लोगों द्वारा बनाया जाना चाहिए, ठीक है। एक बार बात कहें। उसके बाद 1934 में स्वराज पार्टी, आपने जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है ना, उनके जो फादर थे उनका नाम था मोतीलाल नेहरू, और उनके फ्रेंड थे चित्तरंजन दास। उन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई, जैसे बीजेपी कांग्रेस है इस तरफ की पार्टी। और उन्हीं लोगों ने फिर से एक बार कॉन्स्टिट्यूशन की या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की कि यहां भी संविधान होना चाहिए। ये काम बढ़ता गया, लेकिन अंग्रेजों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनने दिया। बस आप लोग 5 मिनट बर्दाश्त कर लो, इसके बाद इतने मजे आने वाले हैं, क्योंकि हमको कोई चीज वहां तक पहुंचाने के लिए पहले एक रिदम देना। कांग्रेस बेटे एक आदमी ने नहीं लिखा था, लेकिन आप अगर जानना चाहें मैं बताऊंगा ना, उसके बाद आ रहा है। 1940 3 ईयर याद रखना, 1942 1946
1940 में अंग्रेजों को ऐसा लगा, आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ईयर कौन सा है? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर बता। 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरे दुनिया में। अंग्रेजों को डर था कि अगर इंडिया वालों का सपोर्ट नहीं मिला, इंडिया वालों ने अगर लड़ाई छेड़ दी तो हमको तो जापान यहाँ अटैक करके हमसे ही इंडिया छीन लेगा, कमजोर पड़ जाएंगे। तो वहां पर एक अगस्त डिक्लेरेशन या अगस्त प्रस्ताव दिया गया, अगस्त डिक्लेरेशन। अब देखो बेटा, ये अगस्त डिक्लेरेशन क्या था? नैतिक पता है ना क्या है? दिल्ली फट जाओ। तो अगस्त डिक्लेरेशन में क्या बोला ब्रिटिशर लोगों ने? उन्होंने कहा कि हम डिमांड आपकी एक्सेप्ट करते हैं, अगर इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहता है तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, हम लोग देंगे आपको मौका, अपना संविधान बना लेना, लिख लेना खुद से। 1942 में क्रिप्स प्रपोजल भारत आया। इसमें भी कहा गया कि हम लोग संविधान बनाने देंगे, इंडिया वाले अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते। उसके बाद बेटे सब लोग पीछे होके रहो ना, तब तो दूसरे लोगों को दिखेगा। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, और इसने लास्टली इंडिया को बिल्कुल कह दिया कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। अब हम लोग 1946 के ईयर में, समझ में आ रहा है? सबसे पहले महात्मा गांधी ने 1922 में, ठीक है, 1922 में नील कुर्सी दो, 1922 में हरिजन में ये बात कही एक मैगजीन में, 1934 में स्वराज पार्टी वालों ने बात कही, 1940 में अंग्रेजों ने कहा ठीक है, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा हम आपको मौका देंगे। तुम लोग नीचे उतरो सारे, 5th क्लास सारे नीचे हैं, कुर्सी लगा लो आगे तक कुर्सी लगा लो, और अगर घर जाना चाहते हो तो जा भी सकते हो। जाना है? डरो मत, जाओ, घर जाओ। 1942 में क्रिप्स प्रपोजल आया, 1946 में कैबिनेट मिशन, बाद में चेक करेंगे, जाओ अभी टाइम नहीं। जा काना, तुम कहां जा रहे हो? तुम्हें जाने के लिए बोला क्या? देखिए अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने को तैयार हो चुका है। देखिए 9 दिसंबर 1946 केप क्वाड, दोनों को उठा के बाहर फेंक दें, दोबारा आवाज नहीं आनी चाहिए, ले जाए दे कुर्सी। 9 दिसंबर 1946, ये डेट याद रखिएगा, पेपर में हर बार आता है। कॉन्स्टिट्यूएंट इसको संविधान सभा हिंदी में कहते हैं। जैसे आपने पूछा था ना कि भारत का संविधान बनाया कैसे, लिखा किसने, तो क्या हुआ कि अब अंग्रेजों ने मौका दे दिया कि आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, ठीक है। अब सवाल ये उठा भाई कौन लोग लिखेंगे, कैसे चुने जाएंगे? तो नियम ये बना दिया गया कि हर 10 लाख पे, भारत की जनसंख्या जो भी है पॉपुलेशन, हर 10 लाख पे एक सीट डिक्लेयर कर दी गई कि उस सीट के लिए आप इलेक्शन में खड़े हो, अगर पब्लिक आपको चुनती है वोट करके तो ठीक है भाई, आप इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक मेंबर बन जाओ। जैसे पार्लियामेंट हमारी है ना अभी संसद भवन, उसमें 545 सीट है, 552, तो उसी तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए वोटिंग होने लगी। हर 10 लाख पे एक सीट डिक्लेयर कर दी गई कि एक सीट होगा, जो जीतेगा उसमें फिर उसको मौका दिया जाएगा। तो 9 दिसंबर 1946 को सिक्स क्लास उठ जाओ, तुम
या बैठे रहो, पीछे चले जाओ, पीछे ऐसे करो जाओ। नहीं तुम सर पे बैठ जाओ। अरे कहाँ ना बैठना है जब से कोई बात नहीं, बैठो। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक जो हुई मीटिंग में 9 दिसंबर 1946 को, और उस दिन से संविधान बनने लगा। अब मैं बताता हूं कि भारत का संविधान बना कैसे। जैसे मान लो कि 1 से लेके 395 तक आर्टिकल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पहले एक कोई आर्टिकल आता था और उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा जाता था, और जितने भी मेंबर होते थे उस पर बहस करते थे, चर्चा करते थे, सब लोग वोट कर देते थे कि ये ठीक है पास होना चाहिए, तो पास हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गुलामी हम लोगों के खून में, डीएनए में इतनी जा चुकी थी कि हम लोग हर समय है ना दूसरों का ही देखा देखी करते थे। ठीक है, 1935 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ब्रिटिश सरकार ने पास किया था। हमारा भारत का जो संविधान अभी है, ये पूरा का पूरा 1935 का जो एक्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया, पूरा एज इट इज। ठीक है, और दुनिया में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए उनमें से जो भी अच्छा लग गया वहां से ले लेके संविधान में डालता जाएगा, और इस तरह से हमारा संविधान बन गया। हमारा संविधान 9 दिसंबर से बनना स्टार्ट हुआ था, और 26 नवंबर 1949, 2 साल 11 महीने 8 और 18 दिन इतने लगे हम लोग को बनाने। इस दिन बन गया था। लेकिन आपको पता है कि हम लोग रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, क्या मनाते हैं? 26 जनवरी। हुआ क्या कि एक ईयर याद रखना, 1930, जब हम लोग गुलाम थे। लाहौर का नाम सुना होगा, पाकिस्तान का एक शहर। तो वहां पे कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी। उसके चेयरमैन जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने कहा श्रद्धा अगर मन नहीं लग रहा हो तो बाहर जाके बैठ सकती हो। 1930 में लाहौर सेशन जो हुआ कांग्रेस का, वहां पर पूरे देश में फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। सब जगह भारत के झंडे, तिरंगा झंडा को फहराया गया। तो उस दिन को याद करते हुए ये 26 जनवरी 1930 था। इसलिए अब ये तो नवंबर में बन चुका था, अब 26 जनवरी आने में तो फिर क्या 1950 होगा ना, अगले साल ही तो नए जनवरी आएगी। तो इसीलिए हम लोग हर साल 26 जनवरी 1950 को ही रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, 1950 को नहीं सॉरी, मतलब ये हाँ मैंने 26 जनवरी को मनाते हैं। 1950 तो मैंने डेट मान ली गई कि इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हम इसको इस तरह मानते। अब चलो हम आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजों को बताते हैं। आर्टिकल 1 से लेकर के 4, 5 से लेकर के 11, 12 से लेकर के 35, 36 से लेकर के 51, 52 से लेकर के 51 से लेकर 51A, 52 से लेकर के 78। 51A क्या है? बेटे तो अभी बताएंगे ना, इसी का तो पैसा नहीं लेते। अभी बोर्ड पे जगह नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत लंबा है। अब देखो आर्टिकल 1 से 4 तक, 51A में आपको बता दूं, 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य क्या है, देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है ना, ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस चीज को बताया जाता है। 1 से 4 तक क्या है कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, अभी 8 स्टेट्स हैं, 28 और 9 यूनियन टेरिटरीज है, इन सभी को का नाम आपने सुना होगा कि कभी कभी क्या होता है ना, किसी स्टेट को तोड़ के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आंध्र प्रदेश से ही तोड़ करके 2013 में तेलंगाना बना दिया, 2000 में उत्तर प्रदेश से काट करके उत्तराखंड बना दिया गया, अलग स्टेट कर दिया गया, 2000 में ही बिहार और झारखंड को अलग कर दिया गया। जब हम लोग छोटे थे ना तो बिहार झारखंड दोनों हम लोग के लिए एक था, जब हम लोग वहीं के हैं तो पता है दोनों एक था, लेकिन बाद में 2000 में अलग अलग हो गया। उसके बाद और भी स्टेट्स हैं,
हाँ अभी बिल्कुल हुआ है। अभी जैसे जम्मू कश्मीर को तोड़ के लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना दिया गया। गुड। तो ये जो भी काम करता है, अब ये क्वेश्चन आता है, मैं जो भी आपको बात बताऊंगा ना वो कम से कम 50 से 60 बार आपके पेपरों में किसी ना किसी पेपर में आ चुका हो। इंडिया में किसी भी स्टेट को बनाने का और किसी भी स्टेट को तोड़ के 1 से 2 कर देने का, किसी भी स्टेट के नाम को चेंज करने का पावर किसके पास होता है? और यस बता बेटे। हाँ ऐसा ही है। देखो जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं, राष्ट्रपति, उनके पास ये अधिकार होता है कि किसी भी एक स्टेट को तोड़ के 2 स्टेट कर दे। जैसे आपको पता है आंध्र प्रदेश को तोड़ के अलग कर दिया तेलंगाना। उसके बाद आपको पता है कि नेम चेंज कर सकते। तो मतलब यस भैया ने बिल्कुल सही कहा, ये काम होता है लोकसभा में। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मान लो उत्तर प्रदेश एक राज्य था, वहां की सरकार सोच रही थी कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, तो भाई क्या करना चाहिए कि हमें इस स्टेट को थोड़ा 2 टुकड़े में तोड़ देते हैं ताकि छोटा छोटा 2 हो जाएगा तो आसान हो जाएगा। वो पहले क्या करेंगे कि राज्य के अंदर भी जो विधानसभा होती है ना, हर राज्य की भी, स्टेट की भी अपनी एक पार्लियामेंट टाइप की चीज होती है जिसको कि विधानसभा या इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, ठीक है। तो वहां पर एमएलए सुना है ना, एमएलए विधायक आप लोगों ने, तो वो स्टेट में चुने जाते हैं उसी का। तो वहां पर पहले वो कानून लाया जाता है, प्रपोजल प्रस्ताव वो पास हो जाता है, फिर उसको भेजा जाता है राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में भेजा जाता है, फिर वहां से लोकसभा में जाता है, वहां राज्यसभा और लोकसभा पार्लियामेंट में, मतलब पार्लियामेंट में पास हो जाता है, तो फिर प्रेसिडेंट को भेजा जाता है और सिग्नेचर करके इस काम को कर। समझ में आ गई बात आप लोग को? लेकिन ये जो लास्ट किसके सिग्नेचर से होता है? प्रेसिडेंट। तो कहीं भी अगर क्वेश्चन आया है कि किसी भी स्टेट, एक स्टेट को तोड़ के 2-3 स्टेट बना देना, उसके नेम में कोई भी चेंज करना, ये किसके पास राइट या पावर होता है? तो प्रेसिडेंट के पास, याद रखिएगा। अब 5 से 11 तक मैं आपको बताता हूं। देखो आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप के लिए होता है। आप भारत के नागरिक हो, नागरिकता पूछी जाती है ना किसी फॉर्म में सिटीजनशिप में, हम लोग कहते हैं इंडियन, हमने सोचना भी नहीं पड़ता। लेकिन आपको पता है भारत की नागरिकता मिलनी इतनी आसानी, हमारा तो जन्म ही यही हुआ है, आपका तो हम लोग तो हो गए। याद रखिएगा 5 से लेके 11 तक जो आर्टिकल है, सारे आर्टिकल में अलग अलग तरह के प्रोविजन है कि कौन भारत का नागरिक बनेगा, ठीक है। अभी आपने देखा था ना CAA आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, एक कानून आया था। मुसलमान लोग कहते एकदम हड़बड़ा आ गए, भाई हम तो देश से बाहर निकाल दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको थोड़ा बहुत इसको ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा, ज्यादा डीपली नहीं समझाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर आप बोर होने लगेंगे। आर्टिकल 5 से 11 तक ये कहा जाता है कि जो आदमी जिसका भी भारत में जन्म हुआ है, आपका इंडिया में जन्म हुआ है, उसके पेरेंट्स भी इंडियन हैं, उसके बाद या जिसके ग्रैंड पेरेंट्स भी इंडियन थे, आपका केवल भारत में जन्म हो गया है ना, तो आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। आप यहाँ पे आपका वोटर कार्ड भी बन जाएगा, आपका आधार कार्ड भी बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं उस साल की जो है 1947, ठीक है, और 1948, हुआ क्या, इस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, आप लोगों ने सुना ही होगा। भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ है ना, पार्टीशन हुआ, तो लाखों हिंदू पाकिस्तान से इंडिया आए रिफ्यूजी बन के, और यहां से भी लाखों लोग वहां गए। तो उस समय एक कानून बनाया गया कि 24 मार्च 1946 के बाद, 24 मार्च 1947 के बाद अगर कोई भी आदमी पाकिस्तान से भारत में आएगा तो उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी।
ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज और है कि लेकिन अगर जुलाई 1948 से पहले 24 अगस्त 1947 के बाद और जुलाई 1948 के बीच में कहीं पर भी उसने भारत के राजदूत या एम्बेसडर के पास एक एप्लीकेशन देती होगी कि हम भारत में रहना चाहते हैं, तो उसको ये मौका दिया जाएगा भारत की नागरिकता लेने का। लेकिन 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाला कोई भी भारत का नागरिक नहीं। उसके बाद आर्टिकल 8 जो इसमें है वो क्या करता है, मान लो कि आप मॉरिशस, फिजी या किसी भी यूरोप के देश में आपका जन्म हुआ, आपके मम्मी पापा भी वहीं के हैं, वहीं के मतलब इंडिया के ही हैं लेकिन रहते वहीं की नागरिकता है, ठीक है। आप आते हो, आप कहते हो कि नहीं हमको भारत की नागरिकता चाहिए, तो जो भी विदेशों में भारतीय रहते हैं उनको नागरिकता या सिटीजनशिप आर्टिकल 8 के हिसाब से दी जाती है। इसमें क्या होता है कि अगर आपके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर मतलब दादा परदादा दादा के दादा कोई भी 1935 के डिफाइंड भारत में, आपको पता है उस समय भारत आजाद नहीं था, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत में ही थे उस समय। तो इनमें से कहीं पर भी अगर आपका जन्म हुआ, आपके दादाजी यहाँ पर कहीं पर भी रहते हैं, यहाँ पर दादाजी यहाँ के होंगे, तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है सर। हाँ मैं आ रही हूँ इसलिए लीव कर रही हूँ, ठीक है। आ जा बेटे, हमने कहा कुछ कहा, हम तो टॉपिक का देखो। उसके बाद एक बात और भी मैं कानून की आपको बता दूं, मैंने 5 से 11 तक कहा था ना, अगर आर्टिकल 9 अगर आप देखो, इसमें यह कहा गया है कि अगर आप मान लीजिए इंडिया के, आप अमेरिका चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, जापान चले जाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस देश की नागरिकता आपने ले ली कि हम वहां के सिटीजन हो गए। जैसे ही आपको अमेरिका का मुहर लग जाएगा सिटीजन का कि आप अमेरिका के नागरिक हो गए, ये माना जाएगा कि आपने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी, क्योंकि हमारे देश में 2 देशों की नागरिकता का कोई प्रोविजन नहीं है। आप एक ही देश के नागरिक बने रह सकते, जो कि इंडिया, या तो आप अमेरिका का ही रह जाओ और नहीं तो इंडिया के तो हो। अमेरिका में प्रोविजन है, आप ले सकते, स्विट्जरलैंड, बहुत सारे देशों में, इंडिया में नहीं। और ये पूछो ये कहां से लिया गया है, किस देश से, ये हमारा अपना लिखा हुआ नहीं, हमने कॉपी किया है। ब्रिटेन में, इंग्लैंड की बात कहें तो वहां सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए यहां पर भी ऐसा है, ठीक है। सबसे मजेदार 12 से 35 है। अब हम लोग इसी पे बात करेंगे और सब चीज को भूल जाएंगे। अब आप लोग को थोड़ा लग रहा है कि आप लोग सुनने वाले हैं, चलो। ये तो हाथी था रे, कौन है? चिकी, तेरे को हाथी दिख रहा है? बता चिकी क्या भूल गया यार, कमाल है यार, बच्चे कोई नहीं मानते तेरे को। देखो आर्टिकल 14 12 से 35 तक है ना, 12 से 35। आप लोग आवाज मत निकालो। इसका मतलब ये हुआ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। अगर आप भारत में जन्म हुआ है, भारत के नागरिक हो, तो आपको कुछ अधिकार दिए जाएंगे जो सबको नहीं मिले। पहला, राइट ऑफ इक्वालिटी या समानता का अधिकार। यहां पर जितने भी बच्चे बैठे
बड़े होंगे, एक उम्र हो जाएगी, क्वालिफाइंग एज उनकी हो जाएगी, तो इंडिया के किसी भी जॉब के लिए फॉर्म भर सकते हैं, उसमें पेपर दे सकते हैं, ठीक है। सबको बराबर अधिकार, पहली बात। और यहाँ पे बैठे कोई भी बच्चे अगर किसी का मर्डर कर देंगे बड़े होने पर, तो सबको बराबर ही सजा मिलेगी। ये नहीं कि कोई इस घर का है, कोई इस कास्ट का, ऐसा नहीं होता। सबको बराबर बराबर, कानून की नजर में सभी लोग बराबर। बचपन में कर देंगे तो आपको है ना बचपन वाला जेल ले जाया जाएगा, जिसको सुधार गृह कहा जाता है। पोछा, झाड़ू, कटका, सब गोबर गोसे सारी ऐसे निकल जाएगी। और चिंता मत करो, ये नहीं बताऊंगा कि किस एज में कर दोगे तो बच जाओगे, क्योंकि वो बताएंगे तो हो सकता है कल मुझे ही मार जाओ। खतरा है भाई, है ना, ये सब नहीं बताएंगे। तब तू तो किसने बोला? तूने मर्डर किया है क्या किसी का? 7 साल 7 ईयर्स से नीचे, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा होता, इसके लिए अलग किताब आती है, इस भैया जानते हैं। इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, आईपीसी होती है। अब उसमें मत जाओ, तुम लोग पागल हो जाओगे। देखिएगा आर्टिकल 15 ये कहता है कि किसी भी जाति, धर्म, जेंडर के आधार पे किसी से कोई भेदभाव नहीं करे। भेदभाव किया ही नहीं जा सकता, सरकार नहीं करेगी। और आर्टिकल 16 ये कहता है राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का, किसी भी जॉब में फॉर्म भरने का, किसी भी जॉब को करने का, हर चीज का बराबर बराबर अधिकार दिया जाएगा। इस आर्टिकल 16 को लेकर के बहुत ज्यादा हाय तौबा मचाई जाती है, क्योंकि आप सोचो कि जब बेटे SC, ST, OBC इसको इतना रिजर्वेशन मिलता है और जनरल को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, ठीक है ना, तो कैसे राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी बराबर बराबर हो गई? नहीं हुई ना फिर। तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक उपाय बताया था, और उस उपाय का गलत, आप लोग रिजर्वेशन के बारे में सुना है ना बेटे? नहीं सुन, रिजर्वेशन आरक्षण जिसमें मिल जाता है। अच्छा बहुत ज्यादा छोटे हो आप लोग, सर 50 से और नीचे का होता SC ST का। कोई बात नहीं बेटा, देखो मैं आपको बताता हूँ। हमारे संविधान जब लिखा जा रहा था, तो जो संविधान लिखा जा रहा था ना कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखने वालों के हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अंबेडकर तो नाम सुना होगा, बहुत ही ग्रेट पर्सन थे। आर्टिकल 16 जब आया तो संविधान सभा में बैठक हुई, चर्चाएं हुई, बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई कि क्या किया जाए। तो भीमराव अंबेडकर ने कहा, जैसे एक बात बताओ, मान लो कि ये भाई 6th क्लास में है और थोड़ा कम इंग्लिश बोल पाता है, मैं अब 9th क्लास के जो अच्छे बच्चे इंग्लिश बोलने वाले एकदम भाकर टाइप के, उनसे मुकाबला करा दूं और बोला है कि देखो बेटा मैं तो टीचर हूं ना, दोनों को 5 मिनट दिया है मैंने, जो जितना अच्छा बोल लेगा ना बोल लो। तो मैं, आपको लग रहा है ना ये नियम कानून है भाई, हमने तो बराबर का मौका दिया, अपॉर्चुनिटी आपको भी 5 मिनट दिए और उसको भी 5 मिनट, जो जितना बोल सकता है बोलो, हम रिजल्ट बना देंगे आपका। तो भीमराव अंबेडकर ने यहां पर आवाज उठाई, बराबरी का मौका बराबरी वालों के बीच में होना चाहिए। अब जो ये मैंने SC ST OBC का बताया आपको, तो क्या था कि सदियों से हमारे समाज में उनको दबाया गया, ना तो उनके पास पैसे उतने थे और ना ही एजुकेशन उनको ज्यादा, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर ने कहा कि इनको 10 साल तक 10 इयर्स का रिजर्वेशन का उपाय दिया जाए। मैं बताता हूं रिजर्वेशन क्या। मान लो बेटा आप जनरल हो, 100 में से अगर आप 75 लेकर के आते हो तो आप पेपर में क्वालिफाई हो। SC जो होगा वो 45 लाएगा तो हो जाएगा, ST जो होगा वो 32 भी लाएगा, मैं एक अंदाज बता रहा हूँ, इतना भी नंबर लाएगा तो पास हो जाएगा। और OBC को ज्यादा नहीं, मतलब आप समझ लो कि 75 है तो 68 या 69 के करीब मिलेगा, ये होता है रिजर्वेशन। और जो जनरल होते हैं उनको किसी तरह का रिजर्वेशन, मतलब कि छूट, बम्पर छूट। सर अगर ऐसा हो तो कि जैसे OBC कास्ट है या
ST वगैरह हो, तो सर उनके पास अगर बहुत फैसिलिटी मनी हो और सर हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखो बेटा, इसमें क्या है, जब ये रिजर्वेशन बनाया गया तो 10 साल के लिए भीमराव अंबेडकर ने दिया था ये उपाय। हमारे नेताजी लोग, जैसे वो कौन से नेताजी यहाँ बैठेंगे ना तो तोंद टेबल की उस तरफ लटक जाए, इतने मोटे मोटे नेताजी लोग, उन्होंने क्या किया कि इस 10 साल वाले नियम को कैरी फॉरवर्ड करते चले गए। मोदी जी ने खुद अभी अमेंडमेंट करके बढ़ा दिया। अब एक बात बताओ, जिस देश की जनसंख्या में 60% तक केवल, या 60% कहां, 70-75% तक केवल यही लोग हैं, उनसे कौन पंगा लेगा? SC ST OBC जो कैटेगरी है उनकी पॉपुलेशन सबसे अधिक है। अब मान लो कि इनको नुकसान, अगर रिजर्वेशन हटता है तो चिल्लाएंगे ना, चिल्लम चिल्ली करेंगे ना कि भाई हमको मौका मिल रहा था, छीन रहे हैं। तो अब अगर इनसे ये छीना जाएगा तो ये उस सरकार को वोट देंगे, नहीं देंगे ना। तो अपना कुर्सी बचाने के लिए किसी ने ये नियम हटाया नहीं, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद ही लिखा था कि ये प्रोविजन केवल 10 इयर्स के लिए होगा। और अब देख लो 50 से 70 साल से यही चल रहा है। ठीक है ना? रिजर्वेशन समझ गए क्या होता है? नहीं, आपके आवाज उठाने से ऐसी की तैसी आवाज तो कितने लोग उठाए, मैं आपको बता देता हूं। हाँ, आपने वो क्रीमी ले रहा, सॉरी आपकी बात। अब देखो, सरकार ने यहां पर ये भी बोला आगे जाकर के कि मान लीजिए कि SC ST OBC में मान लो कोई SC है, उसका फादर IAS ऑफिसर है, कोई ST है, उसका फादर मान लो कि कोई प्रोफेसर है, बहुत ज्यादा पैसे वाला, अच्छा डेवलप हो चुका है, तो क्या इनके बच्चों को तो पूरा अधिकार, इनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने एक उपाय निकाला जिसको कि क्रीमी लेयर कहा गया। क्रीमी लेयर, मलाई की परत। इसका मतलब ये हुआ, एक डिसाइड कर दिया गया कि पर ईयर जो इनकम है, उस इनकम के जो नीचे SC ST OBC वाले होंगे उनको रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन जो ऊपर वाले होंगे उनको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक वास्तविकता बताता हूं, क्रीमी लेयर की ऐसी की तैसी, ये बहुत बड़ा मजाक बना दिया गया है। अभी गांव में जो बेचारे गरीब हैं, बहुत ज्यादा मजबूर हैं, उनको किसी भी तरह से रिजर्वेशन मिले या नहीं मिले, लेकिन IAS IPS वालों के बच्चों को पूरा रिजर्वेशन मिलता है। वो कुछ ना कुछ गोली देके घुमा देते। समझ रहे हैं ना? ये क्रीमी लेयर का कानून बहुत ही कमजोर था। जब सबसे पहले ये रिजर्वेशन, मैं आपको बताऊं, SC ST का रिजर्वेशन बर्दाश्त भी किया जा सकता था, ठीक है? मैं आपको केवल जो फैक्ट है वो बता रहा हूं, ये नहीं कि बाहर निकल के मेरी बुद्धि चमका देना कोई। OBC को 27% रिजर्वेशन दिया गया BP मंडल कमीशन के द्वारा। ये मंडल कमीशन जब आया तो भारत के प्राइम मिनिस्टर विश्वनाथ सिंह थे, ठीक है? और BP मंडल उस समय लॉ मिनिस्टर थे। इन्होंने कहा कि भाई OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ी जाति, इनको भी 27% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो एम्स में, IIT में जो जनरल के बच्चे जाते थे एडमिशन के लिए, बहुत बच्चों ने अपने आप को आग लगा ली है ना, आत्मदाह कर लिया। बहुत बच्चे मर गए थे स्टूडेंट कि भाई तब तो हमारा जीना ही बेकार है, इस तरह करोगे। और वो अभी तक खत्म नहीं, वो जैसा है वैसा ही चल रहा है। लेकिन अब अच्छा कहें या बुरा, एक चीज और आपको बता ही दें, 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने एक और कैटेगरी बनाई जिसका नाम था EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जनरल के लिए। कि जनरल कैटेगरी में जो भी आता है उसमें भी गरीब लोग तो होते हैं, और उसका क्राइटेरिया बना दिया कि जो जनरल कैटेगरी में गरीब लोग आएंगे उनको ये वाला रिजर्वेशन मिलेगा। किसी भी जॉब में 10% रिजर्वेशन EWS के लिए बनाया, और भी इस रिजर्वेशन का फायदा मिल भी रहा है। अब एक बात बताओ, अगर यहां पर 20 लोग हैं और 20 के पास बंदूक है, 20 लोग हैं, 15 के पास बंदूक है, और ये मुश्किल है कि उन 15 लोगों से बंदूक किसी भी तरह से नहीं ली जा सकती,
नहीं तो लेने जाओगे तो हो सकता है आपको गोली मार। समझ में आ रही है बात? तो सरकार ने कहा बंदूक ले नहीं सकते रिजर्वेशन वाली, तो जिनके पास नहीं है उसको दे देते हैं। तो ये जो 5 लोग बचे जनरल वाले, उनको AWS नाम की बंदूक दे दी कि जाओ लड़ो कुरुक्षेत्र के मैदान। ठीक है, तो आर्टिकल 16 आप लोग समझ गए, राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब एक बात और याद रखिएगा, बोर हो रहे हैं आप लोग, कोई बात नहीं, होइए, प्रेशर सहना जरूरी है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, ये थोड़ा मैं आपको बता। आर्टिकल 17 प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी होता है, मतलब कि छुआछूत का निरोध, कि कोई भी आदमी अगर ऐसा कह दे कि भाई तू इस जाति से है, मैं तेरा छुआ पानी नहीं पीऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, वैसे नहीं करूंगा, अगर इतना कोई बोल दे और आप प्रूफ कर दो कि इसने मेरे को बोला है, भाई नॉन अवेलेबल वारंट जारी होगा, SC/ST एक्ट लगेगा उनके खिलाफ। नॉन अवेलेबल वारंट का मतलब ये हुआ कि पुलिस वारंट निकालेगी और आपको अच्छे से पूरी बेइज्जती के साथ घसीटते हुए थाने ले जाएगी और सीधे आपको फिर जेल जाना है। समझ रहे हैं ना? आपको बेल नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें इस एक्ट का डर इतना है और इसका इतना गलत उपयोग किया गया है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया था इसके ऊपर, उसके बाद हमारी सरकार ने कुछ और भी अमेंडमेंट भी किया जिसके लिए पूरी की पूरी इंडिया में हायतोबा मचा दिया गया। SC/ST एक्ट में कुछ कमियां की गई थी। अगर ये एक्ट लग जाता था ना, मान लो कि कोई SC/ST कैटेगरी का है, अगर उसने कह दिया कि इन्होंने ऐसा किया है, तो कोर्ट में माना जाएगा कि वो सही है। आप अगर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप निर्दोष हो। जैसे मान लो कोई SC/ST एक्ट का आदमी आपको बोल दे कि इसने मेरे को गाली दी थी, मारा था, ऐसे किया वैसे किया, ठीक है ना, अब वो कोर्ट मानती भाई तुम पर ये एक्ट लगा हुआ है, पूरा आरोप, और तुम आरोपी हो, प्रूफ है। अब तुम अगर अपने आप को निर्दोष प्रूव कर दो, इनोसेंट, तो तुम बच जाओगे, और नहीं करोगे तो भैया चलो जेल के अंदर, तब हम फैसला लिख देते हैं। ये प्रॉब्लम है, और ये अभी भी घूम फिर के वैसा है। याद रखिएगा, इंडिया का सबसे बड़ा फालतू काम। आर्टिकल 18, किसी भी तरह का आप अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकते, उपाधियों का प्रोविजन ऑफ टाइटल। इसका मतलब ये होता है, अगर किसी को भारत रत्न मिला है, जैसे सचिन तेंदुलकर को, बेटा अच्छे से बैठ, प्रॉब्लम है, जा सकते हो बेटा, मम्मी। अगर किसी को कोई अवार्ड मिला है, कोई पुरस्कार मिला है, तो अपने नाम के आगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर वो नहीं लिख सकता, वो गलत है, अंत कर दिया गया है। आपको किसी भी तरह की उपाधि मिलेगी तो नाम के आगे नहीं ला सकते, महाराजा ये भी नहीं लगा सकते, ठीक है ना, ये सब लगाएंगे तो उसका अंत कर दिया। आर्टिकल 19 है ना, ये तो भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट, क्या कहते हैं, राइट ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ इंडिपेंडेंस। अब मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होता है। देखो, आपको सबसे पहले जो भी बोलना है, सरकार के बारे में बोलना हो, किसी के बारे में बोलना हो, या तो आप बोल करके, या तो न्यूज़पेपर में लिख करके, किसी भी तरह से आप सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ बोल सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि ऐसा होना चाहिए कि उससे किसी भी हमारे जो सोसाइटी है, समाज है, देश है, उसके सुरक्षा पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ये नहीं कि आपके बोलने के बाद दंगे हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी में आगे है, आप जो भी चाहो वो बिजनेस कर सकते हो। अगर कल आप कहो ना कि मैं आज पनीर का बिजनेस करना चाहता हूं, या मैं एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूं, ठीक है ना, या मैं एक हार्डवेयर की दुकान खोलना चाहता हूं, तो आपको किसी भी तरह का किसी से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अब ये मत कर दिएगा कि हम क्या कहते हैं, रॉकेट और मिसाइल बनाना चाहते हैं। मतलब सरकार ने कुछ चीजों को मना कर रखा है, लेकिन मोस्टली आप कोई भी बिजनेस करना चाहें आप कर सकते हो। इंडिया में, पूरे इंडिया में कहीं पर भी चाहो तो आप घर लेकर के, जमीन लेके बना सकते हो। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है
ये माना गया है कि कुछ पहाड़ी राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अगर वहां की राज्य सरकार ने कोई कानून बना रखा है कि बाहर के आने वाले लोग यहाँ जमीन ले सकते, तो आप नहीं ले पाओगे, नहीं तो ऐसे है। ठीक है, आज इतना ही रखता हूँ, अब डीजल खत्म हो गया।